हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोलस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने न्यूक्लियस की स्टडी की। आज इस वीडियो के माध्यम से हम न्यूक्लियोलस के संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करेंगे। न्यूक्लियोलस was first discovered by Fontana in 1781। 1781 में न्यूक्लियोलस को फोंटाना ने डिस्कवर्ड किया। इसको हिंदी में केंद्रिका भी कहा जाता है। न्यूक्लियोलस कंसर्न विथ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस लाइंग इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस जो होता है वो राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस से संबंधित रहता है और न्यूक्लियस के अंदर स्थित होता है। Nucleolus absent in bacteria, yeast, some algae, mammalia, RBC, spermatozoa, reticulocytes, cleaving cells। इन कोशिकाओं में न्यूक्लियोलस अनुपस्थित होता है। इन ऑल अदर सेल्स न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। बाकी सभी सेल्स में न्यूक्लियोलस उपस्थित होता है। The size of nucleolus depend upon the synthetic activity of the cell। जो न्यूक्लियस का जो साइज है वो सेल की सिंथेटिक एक्टिविटी से डिपेंड रहता है। इसको इस प्रकार समझते हैं, न्यूक्लियोलस या केंद्रिका, जिसको कि हिंदी में केंद्रिका कहते हैं, तो इस न्यूक्लियोलस की आकृति कोशिका की क्रियाओं के अनुसार बदलती रहती है। कम क्रिया करने वाली कोशिकाओं में यह छोटी रहती है या नहीं पाई जाती, लेकिन सक्रिय जो कोशिकाएं हैं, जो एक्टिव कोशिकाएं होती हैं, उसमें ये बड़े आकार की, बड़े आमाप वाली होती हैं। और जो न्यूक्लियस होती है यह प्रायः न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम्स के न्यूक्लियोलर संगठन से संबंधित रहती है। इसका मतलब ये जो न्यूक्लियोलस है ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर से संबंधित रहती है। इनकी संख्या प्रजाति व गुणसूत्रों की संख्या पर निर्भर रहती है। सामान्यतः क्रोमोसोम्स के प्रत्येक हैप्लॉइड सेट के लिए, मतलब जो क्रोमोसोम्स का जो प्रत्येक हैप्लॉइड सेट है, एक न्यूक्लियोलस होता है। कुछ जीवों में 2 या अधिक न्यूक्लियोलस होते हैं। मनुष्य में प्रत्येक डिप्लॉयड न्यूक्लियस में 2 जोड़ी न्यूक्लियोलस होते हैं। स्पर्म एंड ओवा कंटेन 1 न्यूक्लियोलस, जबकि जो एम्फीबिया का जो oocytes है, जो उभयचर जंतु होते हैं, उनके जो oocytes होते हैं उसमें 600 से 1200 न्यूक्लियाई उपस्थित होते हैं। अब लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की संरचना। द न्यूक्लियोलस इज सराउंडेड बाय ए थिक कवरिंग कॉल्ड पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। जो न्यूक्लियोलस है ये एक थिक कवरिंग से, मोटी कवरिंग से घिरा होता है, जिसको कहा जाता है पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। ये कहां पर है देखिए, ये है पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, जो कि पूरा न्यूक्लियोलस को घेर के रखता है। इट मे बी कंटिन्यूअस और विथ होल्स। या तो ये ऐसे लगातार रहते हैं या छोटे छोटे ऐसे टुकड़े होल्स बनाते हैं। इसको कहा जाता है पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। हियर एंड देयर द पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन प्रोजेक्ट इनटू द न्यूक्लियोलस टू फॉर्म इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। इधर उधर न्यूक्लियोलस के अंदर ही यह पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रहे हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देखिए,
ये बना रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये है, इसको कहते हैं इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। द इंटीरियर ऑफ द न्यूक्लियोलस is filled with a proteinous ground substance called मैट्रिक्स। और इस न्यूक्लियोलस के अंदर जो द्रव भरा होता है उसको मैट्रिक्स कहा जाता है, जो कि प्रोटीनियस ग्राउंड सब्सटेंस होता है। जो पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन और इंटरन्यूक्लियर क्रोमेटिन होते हैं उसमें जो प्रचुर मात्रा में डीएनए होता है। जो पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन, देखिए ये पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन और इंटरन्यूक्लियर क्रोमेटिन, इस दोनों में प्रचुर मात्रा में डीएनए उपस्थित होता है। और ये जो डीएनए होता है आरएनए सिंथेसिस का टेम्पलेट होता है, आदर्श होता है, सांचा होता है। तो जो पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन और इंटरन्यूक्लियर क्रोमेटिन में प्रचुर मात्रा में डीएनए होता है वो आरएनए सिंथेसिस का टेम्पलेट होता है। मैट्रिक्स में बहुत सारे फाइब्रिल और ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये जो मैट्रिक्स जो भरा हुआ होता है, प्रोटीनियस नेचर का जो मैट्रिक्स है न्यूक्लियोलस के अंदर होता है, उसमें फाइब्रिल्स और ग्रेन्यूल्स उपस्थित होते हैं। फाइब्रिल में आरएनए होता है, इस फाइब्रिल में आरएनए होता है और ये ग्रेन्यूल्स के पूर्ववर्ती होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। जो फाइब्रिल में आरएनए पाया जाता है वो ग्रेन्यूल्स के पेरेंट्स होते हैं, पूर्ववर्ती होते हैं। ग्रेन्यूल्स में प्रोटीन और आरएनए होता है। इस ग्रेन्यूल्स में प्रोटीन भी है और आरएनए भी है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोलस आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, एंजाइम का बना होता है। आरएनए व राइबोसोमल आरएनए के समान होता है। इसका जो आरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए के समान होता है। और एंजाइम में एसिड फॉस्फेट, आरएनए मेथाइलेज, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज होते हैं तथा एनएडी को सिंथेसिस करते हैं। तो इसका जो एंजाइम्स होते हैं वो एनएडी को सिंथेसिस करने का कार्य करते हैं। अब लेते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। सबसे पहला फंक्शन है आरएनए सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस आरएनए सिंथेसिस का एक्टिव साइट होता है। ये काफी सक्रिय साइट होता है आरएनए सिंथेसिस का। यह 70 से 90% सेल के राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करता है। जो सेल का राइबोसोमल आरएनए है उसको 70 से 90% सिंथेसाइज करने का काम न्यूक्लियोलस करता है। ये इसका पहला फंक्शन है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है राइबोसोम फॉर्मेशन। न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोमल डीएनए होता है। न्यूक्लियोलस के अंदर आप ये देखेंगे ये राइबोसोमल डीएनए है, न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। और ये जो राइबोसोमल डीएनए है ये क्या करते हैं, जो 45S आरएनए बनाता है। ये क्या करते हैं, ऐसे ये राइबोसोमल आरएनए कन्वर्ट हो रहा है 45S राइबोसोमल आरएनए में। जो न्यूक्लियोलस का राइबोसोमल डीएनए है ये 45S राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करता है। फिर यह टूटकर 28S और 18S आरएनए बनाते हैं। ये जो है 45 जो है इस प्रकार दो भागों में टूटकर ये बनाते हैं 18S आरएनए और ये बनाते हैं 28S
आरएनए। अब इसके बाद क्या होता है, अब ये जो 18S आरएनए है और 28S आरएनए है, प्रोटीन से जुड़कर दोनों जो है क्या होते हैं, यहां पर प्रोटीन पाया जाता है, ये प्रोटीन उपस्थित है। अब ये प्रोटीन से जुड़कर ऐसे दोनों जुड़ते हैं, 28S आरएनए प्रोटीन से जुड़कर 40S राइबोसोम्स का निर्माण करते हैं। 18S आरएनए प्रोटीन से जुड़कर 40S आरएनए का निर्माण करते हैं, जबकि 28S आरएनए प्रोटीन से जुड़कर 60S राइबोसोम्स का निर्माण करते हैं। दोनों जो सब यूनिट्स हैं, और ये जो दो सब यूनिट्स का निर्माण होता है, 40S सब यूनिट, 60S सब यूनिट राइबोसोम्स के जब बन जाते हैं, तब यह न्यूक्लियोलस से निकलकर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, और इस प्रकार यह जो न्यूक्लियोलस है वो राइबोसोम्स का निर्माण करता है। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है न्यूक्लियोलस का। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से न्यूक्लियोलस को समझा। आशा है ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।